नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 26 जून 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ। आप सभी जानते हैं कि हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करते हैं इस एनालिसिस में जो आपके लिए उपयोगी होते हैं। तो बिल्कुल अपने सत्र की ओर बढ़ेंगे हम और देखेंगे हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं। देखो, पहला है टेनेट्स ऑफ यूनिटी। अभी पटना में क्या हुआ, विपक्षी दलों की बैठक हुई है हाल ही में। तो अपोजिशन पार्टीज की यानी विपक्षी दलों की जो बैठक हुई है तो उसको लेकर चर्चा करेंगे, क्या क्या बातें हैं, क्या क्या निहित चीज़ इसमें है और किस प्रकार से विपक्षी पार्टियों के बीच दरार भी देखने को मिली है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण हमारे पास दूसरा टॉपिक है अ न्यू रिजीम, एक नई व्यवस्था। भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए जो टीकों की बात है ना, उसको अधिकृत करने की व्यवस्था और नैदानिक परीक्षण, तो उसको लेकर चर्चा है। अभी आप लोगों ने कोविड को देखा, कोविड वाला समय जो हमारे पास था, हमारे सामने था, हमने किस प्रकार से झेला है, सभी ने झेला है, उसको लेकर टीकों को लेकर चर्चा है। इसमें पूरा एक डिटेल्ड विश्लेषण है कि भारत को जो नई दवाएं हैं और टीके जो हैं उससे जो होने वाले प्रतिकूल प्रभाव हैं, जो विपरीत परिणाम हैं, उस पर नज़र रखनी होगी। देखो, टीके जरूरी नहीं कि हमेशा सही रिजल्ट ही दें, है ना। जो टीके, चाहे कोविड का टीका हो, किसी भी बीमारी का टीका हो, ठीक ना, तो उसको लेकर सरकार को नज़र रखनी होगी, उसको लेकर चर्चा यहाँ पर की गई है। तो बिल्कुल सत्र को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन आप उससे पहले क्या करो, इसको नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। हम डेली वीडियो अपडेट करते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं आपके लिए। और अगर आप पुराने हैं तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, अपनी टिप्पणी भी यहाँ करें, अर्थात कमेंट करें, ताकि हमें भी पता चले कि आपको यह सेशन कैसा लग रहा है। चलो तो स्टार्ट करते हैं वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस। और ये जो विपक्षी पार्टियों की जो बैठक हुई है उसको हम थोड़ा बाद में आपको ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है। पहले अ न्यू रिजीम पढ़ते हैं, जो हेल्थ का टॉपिक है, कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। राजनीतिक टॉपिक उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हेल्थ वाला टॉपिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो तो यहाँ देखते हैं। इंडिया मस्ट कीप एन आई ऑन एडवर्स रिएक्शंस फ्रॉम न्यू ड्रग्स एंड वैक्सीन्स। भारत को नए ड्रग्स मतलब नई दवाओं और वैक्सीन से होने वाले प्रतिकूल परिणामों पर नज़र रखनी चाहिए, उसको लेकर चर्चा है। देखो, लास्ट वीक पिछले हफ्ते क्या हुआ है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया मतलब डीजीसीआई, है ना, इसे हिंदी में हम कहते हैं भारत के औषधि महानियंत्रक, है ना, भारत के औषधि महानियंत्रक, उन्होंने क्या किया है, cleared under the provision of emergency use authorization a new mRNA vaccine for COVID-19 developed by Pune-based Genova Biopharmaceuticals, a pioneer in India in developing mRNA vaccine। देखो, ये जो कंपनी का नाम बताया ना, ये भारत में mRNA वैक्सीन को डेवलप करने में, विकास करने में एक अग्रणी संस्था है ये, ठीक है। तो भारत के जो औषधि महानियंत्रक हैं, उन्होंने आपातकालीन प्रयोग के लिए अधिकृत करने के प्रावधानों के तहत पुणे में जो जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स है उसके द्वारा डेवलप किया गया जो कोविड-19 टीका है, उसके एक mRNA टीके को मंजूरी दे दी है। अभी मैंने बताया कि ये जो कंपनी है भारत में mRNA टीके के लिए को डेवलप करने के लिए अग्रणी कंपनी है। यह टीका जो है ना, इस टीके की बात, द वैक्सीन इज मींट टू बी पर्टिकुलरली इफेक्टिव अगेंस्ट द, हम नेक्स्ट स्लाइड ले रहे हैं, डोमिनेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट। देखो, अभी देखो कोविड का जो प्रकोप आया था ना, उसमें ओमिक्रॉन की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के है ना, तो उसके जो मतलब ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसके खिलाफ ये विशेष रूप से कारगर माना गया है, यह टीका काफ़ी प्रभावी माना गया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ कोविड पैंडेमिक, देयर इज नो लॉन्गर द ऑब्सेसिव पब्लिक इंटरेस्ट इन न्यू वेरिएंट्स। देखो, दूसरी बात आप ये भी जान लो ना, WHO जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने आधिकारिक तौर पे कोविड-19 पैंडेमिक को, कोविड-19 महामारी को क्या है, ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर इसके समाप्ति की घोषणा कर दी है कि कोविड-19 अब पैंडेमिक नहीं रहा। इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, लोगों के ऐसे हित की या फिर नए वेरिएंट्स को लेकर बात नहीं है, ठीक है। कोई लोगों के मन में भी इसको लेकर कोई रुचि नहीं है ना, कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन नए टीकों के प्रति बात करें अगर, इवन लेस सो इन न्यूअर वैक्सीन, नए टीकों को लेकर भी लोगों के मन में कोई रुचि नहीं है या लोग नहीं जानना चाहते हैं। डेटा से पता चलता है कि द अपटेक ऑफ बूस्टर और प्रिकॉशनरी डोजेज ऑफ द एरे ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स अवेलेबल इन इंडिया हैज बीन डिक्लाइनिंग फॉर सेवरल मंथ्स। डेटा जो हमारे पास है ना, उससे पता चल रहा है कि जो बूस्टर डोज है या फिर प्रिकॉशनरी डोज है कोविड-19 का,
जो भारत में मौजूद हैं उसको अब लोग नहीं ले रहे हैं। इसकी संख्या में लगातार कमी आ रही है। प्रिकॉशनरी डोज को बोलते हैं एहतियाती खुराक, है ना, लगातार गिरावट आ रही है। इस हिसाब से आप देखो तो नए जो टीके ये आया है, ये जेम कोवैक्स टीका, सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू वैक्सीन जेम कोवैक्स टीका इज दैट इट शोज दैट एन इंडियन कंपनी हैज द कैपेबिलिटी टू मेक एन mRNA वैक्सीन। अभी जो खोज हुआ है ना, ये टीका जो भी मतलब लाइसेंस, इसको स्वीकृति जो मिली है DGCI से, इससे साफ ये पता चलता है, देखो उपयोगिता तो फिलहाल है नहीं इसकी, है ना, कोई लोग यूज करेंगे नहीं, लेकिन इससे पता ये चलता है कि एक भारतीय कंपनी है जो कि mRNA वैक्सीन बनाने की क्षमता रखती है, जो कि हमारे लिए काफ़ी सही है। बिलीव टू बी अमेनेबल टू रैपिड प्रोडक्शन एंड स्केल अप, इसके पास ये भी क्षमता है कि ये तेजी से उत्पादन कर सकती है और उसे विस्तार दे सकती है। दैट कुड बी यूजफुल अगेंस्ट एनी फ्यूचर वायरस। अब देखो भारत के पास, अगर किसी भारतीय कंपनी के पास अच्छी क्षमता होगी वैक्सीन को डेवलप करने की, वैक्सीन बनाने की, mRNA वैक्सीन की बात की जा रही है, तो आने वाले आगामी समय में जो कोई वायरस का प्रकोप आएगा तो उस समय ये क्या होगा, हमारे लिए हेल्पफुल होगा, मददगार होगा, है ना, अच्छा होगा हमारे। नॉर्मली वैक्सीन मस्ट गो थ्रू प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ टेस्टिंग फ्रॉम प्रैक्टिस रिसर्च टू एनिमल्स एंड एक्सपेंडिंग कोहॉर्ट्स ऑफ ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट्स। मतलब सामान्य तौर पे देखो जो टीके हैं वो पेट्री डिश से लेकर जानवर तक मानक परीक्षण के विस्तारित युग तक बात करें तो इसे ना टीकों को परीक्षण के विभिन्न रेंज से गुजरना पड़ता है, विभिन्न प्रोग्रेसिव रेंज से टीकों को क्या होता है, गुजरना पड़ता है, पूरी जांच पड़ताल होती है, तभी टीके आगे बढ़ पाते हैं, लोगों के लिए ये आगे अवेलेबल हो पाते हैं, तभी इसे मंजूरी मिलती है, वैसे मंजूरी नहीं मिलती। डूइंग ग्रेटर हार्म देन गुड or being unable to be better than the alternative in any of the stages is a ground for disqualification। देखो टीकों को ना डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है, मतलब अयोग्य घोषित कर दिया जाता है कि ये टीके काम के नहीं हैं, इसकी मंजूरी रद्द कर दी जाती है। तो उसकी मंजूरी रद्द करने के आधार क्या होते हैं, इसको जो ग्राउंड होते हैं ना, आधार जो होते हैं ना, वो ये होते हैं कि अच्छा से ज़्यादा बुरा होना। मान लो कोई टीका है वो जितना अच्छा नहीं कर रहा है उससे ज़्यादा नुकसान कर रहा है, उस टीकों को मंजूरी नहीं मिलेगी। या फिर जो टीका है वो मतलब बेहतर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कोई टीका जो है वो बेहतर नहीं कर पा रहा है, तो किसी भी चरण में जो है वो बेहतर नहीं दे रहा है आपको रिजल्ट, तो उसे यूज में नहीं ले आया जाता, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। यही वजह है कि टीके का विकास और उसकी जो एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति जो है, वो दशकों तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। आर डिकेड्स लॉन्ग एंटरप्राइज, 10 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं वैक्सीन को डेवलपमेंट में, अप्रूवल्स लेने में, बहुत लंबा प्रक्रिया है ये, है ना, लंबी प्रक्रिया है। ड्यूरिंग कोविड-19 के समय की बात करूं, दिस रिस्क अवर्स स्ट्रेटजी वॉज डीम्ड एन unsuitable for the crisis at hand because of which drug regulators globally allowed vaccine makers, थोड़ा हम नेक्स्ट लेते हैं, to combine multiple stages while evaluating efficacy, thus giving greater leeway to experimental formulations। यहाँ बात ये की जा रही है कि कोविड-19 के दौरान क्या हुआ, जोखिम को टालने की रणनीति को एक तरह से सामने आए संकट के लिए नामुनासिब माना गया, ठीक है। देखो अब क्या है, रिस्क को मान लो टीके से जो रिस्क हैं उसको पहले जांच करने के मतलब से की तुलना में ये देखा गया भाई बहुत बड़ा संकट सामने खड़ा है, कोविड-19 सामने खड़ा है, तो जल्दी जल्दी इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। थोड़ा एक तरह से मतलब जो दुनिया भर के दवा नियामक थे उन्होंने टीके के निर्माता कंपनियों को क्या कहा कि आप टीके की ना प्रभावकारिता, एफिकेसी का मूल्यांकन करने समय ना जो एक तरह से आप जो आपके जो परीक्षण के ट्रायल के जो स्टेज हैं इसको मिला दो, ठीक है, जिससे कि आप इसे जल्दी कर पाओ, है ना, इससे आप जल्दी कर पाओगे, जल्दी आपका टीका तैयार हो पाएगा, क्योंकि कोविड-19 में टीके की बहुत जल्दी ज़रूरत थी, उतना समय नहीं था हमारे पास, ठीक है। दिस अंडरलाइंस द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन एडॉप्टेड बाय रेगुलेटर्स ग्लोबली। तो इससे क्या हुआ, इससे ना बेसिक फ्रेमवर्क आया कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का, कि आपातकाल में ना जो एक तरह से स्वीकारोक्ति अधिकृति कैसे मिलेगी, ठीक है, आपातकाल में इमरजेंसी में है ना, इमरजेंसी में जो है वो आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत करने संबंधी बुनियादी ढांचा बना उस समय कि भाई आपातकाल टाइम में कैसे यूज किया जाए, इमरजेंसी टाइम में कैसे यूज किया जाए। अनलाइक द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA दैट हैज फॉर मेनी इयर्स बीन इवैल्यूएटिंग नोवेल ड्रग एंड वैक्सीन कैंडिडेट्स, इंडिया रेगुलेटरी सिस्टम हैज लार्जली बीन गियर्ड टुवर्ड इवैल्यूएटिंग फॉर्मुलेशंस दैट हैव बीन अप्रूव्ड अब्रॉड एंड इन
असेसिंग देयर सुटेबिलिटी टू इंडिया। और देखो बात अगर करें अमेरिका से, यहाँ पे तुलना की गई है कि भारत में जो देखो, जैसे कि आप यहाँ पहले अमेरिका की बात कर लेते हैं कि अमेरिकी वहाँ पर वर्षों से नई दवाओं और टीकों का मूल्यांकन करने वाले जो अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन है FDA, उसके विपरीत भारत की जो नियामक प्रणाली है उसने बड़े पैमानों पर जो विदेश में जो इसको मंजूरी दी जा चुकी उस दवाओं के मूल्यांकन के लिए भारत के लिहाज से, भारत के हिसाब से उसकी सुटेबिलिटी का आकलन करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया है। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि मिस्ट्रस आर्बिट्रेसी डिक्री एंड लैक्स रेगुलेशन हैव हिस्टोरिकली, एक सेकेंड, प्लेग्ड क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया। देखो सब भारत में जो क्लिनिकल ट्रायल्स है ना, नैदानिक परीक्षण जो है उसको किसने प्रभावित किया है, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है कि अविश्वास है, मनमाने आदेश हैं और ढीले नियम जो हैं, लैक्स रेगुलेशंस हैं, उसने मतलब हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से पहले भी ऐसा हुआ है कि भारत में क्लिनिकल ट्रायल्स को प्रभावित किया है। मोर देन एविडेंस बेस्ड असेसमेंट, साक्ष्य आधारित आकलन से कहीं अधिक। इट वाज टेक्निकली इन इंडिया न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 19 दैट अलाउड EUA इन इंडिया फॉर कोविड-19 वैक्सीन्स। तो आप यहाँ पे ये समझो कि अगर बात साक्ष्य आधारित मूल्यांकन से कहीं ज़्यादा बात करें तो भारत की नई जो औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम 2019 था, है ना, यहाँ पे देखो मेंशन किया गया है न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 19 जो भारत का है ना, उसमें एक तकनीकी खराबी थी कि जिसने भारत में कोविड-19 के टीकों को EUA की इजाज़त दी, है ना। EUA मतलब क्या हो गया, आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत करने दवा को। ठीक है, EUA यहाँ मेंशन किया गया है। अ क्रेडिबल regime of phase clinical trials and independent regulations for new drug is still in its infancy in India। भारत में ना ये नवजात अवस्था में है। भारत में नई दवाओं के लिए जो चरणबद्ध नैदानिक परीक्षण और जो विनियमन है, स्वतंत्र विनियमन, उसकी विश्वसनीय व्यवस्था जो है ना अभी शुरुआती अवस्था में है, नवजात अवस्था में है, उतना डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया FDA still authorizes updated COVID-19 vaccines under emergency use provisions because while the pandemic is over, COVID-19 is not and thousands continue to die globally। यहाँ बात ये की गई है, यहाँ पे ये समझाया गया है कि देखो FDA जो है ना अभी भी आपातकालीन उपयोग प्रावधानों के अंतर्गत जो है कोविड-19 के जो टीके हैं मतलब अपडेटेड टीके हैं उसको अधिकृत कर रहा है, ऑथोराइज कर रहा है, क्योंकि महामारी भले ही खत्म हो गई है लेकिन कोविड-19 भाई खत्म नहीं हुआ, कोविड-19 फिर भी कहीं ना कहीं मौजूद है। ठीक है, और जो मतलब जो लोग प्रभावित इससे होते ही रहेंगे, दुनिया भर में इससे हजारों लोग मर रहे हैं फिलहाल, है ना। तो कोविड-19 खत्म नहीं हुआ है, थाउजेंड्स कंटिन्यू टू डाई ग्लोबली। दिस अलोन हाउएवर कैन नॉट बी द बेसिस फॉर कंटिन्यूइंग विद द EUA रिजीम इंडिया। तो आप ये समझो कि यह भारत में EUA व्यवस्था को जारी रखने का एक अकेला आधार नहीं हो सकता है। EUA अभी मैंने बताया आपको फुल फॉर्म, ठीक है, हिंदी बताया मैंने आपको। ठीक है, चलो। While the flexibility to accelerate should always be present, India must specify a streamlined regulatory process that weeds out non-essential steps but is hawk-eyed on safety and adverse reactions from new drugs and vaccines। यहाँ चर्चा ये की गई है कि भले ही टीकों के उत्पादन में तेजी लाने का है ना, उसको फास्ट करने की बात की गई है। ठीक है, और लचीलापन जो हमेशा होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, लेकिन भारत को एक ऐसी व्यवस्थित रेगुलेटरी प्रोसेस निर्धारित करनी पड़ेगी जो एक तरह से गैर जरूरी, जो रिक्वायर्ड नहीं है, उन स्टेप्स को खत्म करे, लेकिन जो सेफ्टी है और नई जो मेडिसिन्स हैं और ड्रग्स हैं और जो वैक्सीन्स हैं उससे होने वाले प्रतिकूल जो प्रभाव हैं, जो एडवर्स रिएक्शन हैं, उस पर जो ना हॉक्ड आई मतलब करीबी नज़र, बारीक नज़र रखा जा सके। ठीक है, ताकि इसके प्रतिकूल परिणामों से बचा जा सके। तो आदि पर चर्चा की गई है। आपको आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जो कोविड-19 के वैक्सीन की प्रभावकारिता, उससे होने वाले नुकसान आदि पर चर्चा की गई। भारत में स्थिति क्या है उसको लेकर चर्चा की गई। भारत में रेगुलेटरी प्रोसेस क्या है, नियामकीय व्यवस्था क्या है, उसको लेकर चर्चा की गई। एक और टॉपिक है जो विपक्ष वाला है। ठीक है,
थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको, है ना। अपोजिशन पार्टी का जो पटना में जो बैठक हुई ना विपक्षी पार्टियों को, लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है और एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, ठीक है। तो भाजपा के से जो है ना रायबरेली है हर एक की, है ना, प्रतिद्वंदिता है, हर एक बीजेपी से आगे जाना चाहता है, बीजेपी को हटाना चाहते हैं सत्ता से। लेकिन इसके अलावा भी विपक्षी दलों के बीच कुछ ज़्यादा एक सा नहीं, हैव लिटिल मोर देन, है ना, कुछ ज़्यादा एक सी स्थिति नहीं है ना। विपक्षी दलों के बीच भी मतभेद हैं, ठीक है। द मीटिंग ऑफ लीडर्स ऑफ 15 अपोजिशन पार्टी इन पटना एंड बिहार ऑन जून 23 को, जून 23 को ना बैठक हुई 15 विपक्षी पार्टियों की, है ना, उसके नेताओं की बैठक हुई। सिग्नल्स अ न्यू अर्जेंसी अमॉन्ग देम टू कोऑर्डिनेट देयर कैंपेन्स अगेंस्ट द बीजेपी। इससे आप पता चलता है कि वे बीजेपी के जो अगेंस्ट है, विरोध में कैंपेन करना चाहते हैं, किस प्रकार से काम करेंगे, ये बहुत जल्दबाजी है उन्हें, ठीक है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ सही तरीके से लड़ा जा सके, ठीक है। तो विपक्ष को घेरने के लिए भाजपा जिस प्रकार का उपयोग कर रही है संसाधनों का, या जिस प्रकार से मतलब हमले कर रही है, उसके बाद देखो जो नेता हैं वो वहाँ पर जुटे, उन्होंने एक तरह से हर एक नेताओं ने, जैसे कि MK स्टालिन ने कहा कि जो अभी वर्तमान में स्थिति है वो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत के पुनर्जन्म के लिए, है ना, उन्होंने कहा कि ये संयुक्त विपक्ष का युद्धाघोष है, हम सभी साथ आए हैं, हम भारत को एक तरह से नए रास्ते पर धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत का पुनर्जन्म होगा, वगैरह वगैरह बातें देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद फिर जो है कि और भी, जैसे कि देखो ये है, जैसे तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति है, कुछ ऐसी कुछ रीजनल पार्टियां हैं जो भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस से अपने आप को खतरा महसूस कर रही हैं ना, दक्षिण की पार्टियां। यूपी में की बात करें, समाजवादी पार्टी है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हैं, ये पार्टियां चाहते हैं कि कांग्रेस जो है उनके लिए जगह छोड़ दे वहाँ पर। कहने का मतलब बंगाल में और यूपी में ज़्यादा कांग्रेस सेक्रीफाइस करे, कांग्रेस इतना सेक्रीफाइस नहीं करेगी, ठीक है। और दूसरी बात कि जो एकता की कोशिश कर रहे हैं ये जो हैं JDU के जो हेड हैं और बिहार के CM नीतीश कुमार, उनकी विश्वसनीयता भी उस स्तर की अब नहीं रही। उन्होंने कई बार मतलब अपने जो अलाई हैं, गठबंधन के जो साथी हैं वो बदले हैं, कभी वो बीजेपी के साथ दिखते हैं तो कभी तुरंत RJD के साथ आ जाते हैं, महागठबंधन में आ जाते हैं। तो कई सारी बातें हैं, विपक्ष को साथ लाने की जो पहल है उसमें कई सारी बाधाएं भी हैं। तो ये सब हैं, तो आप इस बार इसको सरसरी निगाह से पढ़ लें एक बार जानकारी के लिए। लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण जो है हेल्थ का टॉपिक है, आप उसे ध्यान से पढ़ें, और कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें। तो कल मिलते हैं नए टॉपिक्स में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।